पाठ पढ़ेंगे नागरिक शास्त्र का। पाठ का नाम है हमारा संविधान। नाम है आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान। तो अब हम इसमें समझेंगे कि संविधान क्या है। अच्छा, इसके पहले आप ये बता सकते हैं कि स्वतंत्रता से पहले हमारे देश में किसका शासन था? जब हम स्वतंत्र नहीं हुए थे तो कौन देश का शासन चलाता था? कौन नियम कानून बनाता था? अंग्रेज चलाते थे ना। तो आपको मालूम है कि आजादी से पूर्व भारत में किसका राज था? अंग्रेजों का। अंग्रेज ही तय करते थे कि भारत के लोगों के लिए कौन कानून बनेंगे, कौन से कैसे बनेंगे, और वही उसको लागू करते थे। और यहाँ का जो शासन उसी तरह चलता था जैसा कि अंग्रेज सरकार चाहती थी। तो तभी से हमारे देश के कई लोग, भारतीय लोग, सोच रहे थे कि ये कौन सा तरीका है भाई कि किसी दूसरे देश के लोग हमारे देश के लिए नियम कानून बनाए। उन्हें लगता था कि इसीलिए उन्होंने स्वतंत्रता का संघर्ष शुरू किया कि हम अपना, ताकि हमको ये अधिकार मिल सके कि हम अपने नियम कानून खुद बनाएं, अपने देश को के शासन को खुद चलाएं, अपने देश को। तो जब हमें स्वतंत्रता मिल गई 1947 में, अंग्रेज हमारे देश से चले गए, हम स्वतंत्र हो गए, तो हमारे सामने सबसे पहला सवाल तो यही खड़ा हुआ कि भाई अभी तक तो नियम कानून कौन बना रहा था? अंग्रेज बना रहे थे, जिससे हमारा देश चल रहा था। अब कैसे चला जाए? अगर ये कोई नियम कानून की किताब मतलब कहीं लिखे नहीं होंगे तो जो शक्तिशाली होगा उसी का प्रभुत्व बन जाएगा, उसी की तानाशाही चलेगी, वही सब कुछ करेगा। तो ये सब सोचा गया कि अब देश को कौन सी व्यवस्थाओं के तहत लाया जाए, क्या किया जाए। तो इतने बड़े देश भी हमारा काफी बड़ा था, तो इतने बड़े देश के लिए ये बातें सोचना कोई आसान काम तो था नहीं। तो और ना कोई एक व्यक्ति सोच के बना सकता था कि क्या किया जाए। तो इसके लिए क्या किया गया कि भारत के हर प्रांत से, हर जगह से पुरुषों एवं महिलाओं ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी। मिलके लड़ाई लड़ी गई ना, तभी तो हम जीते। तो इसलिए ये भी जरूरी था कि भाई अब हम जब संविधान बना रहे हैं, जब हम कानून बना रहे हैं, देश को चलाने की बात कर रहे हैं, तो हमको हर वर्ग से, हर जगह के लोगों से पूछना पड़ेगा। कहीं एक जगह के लोग बना लेंगे तो वो सही नहीं होगा। तो ये हुआ कि इसलिए जरूरी भी था कि नियम कानून बनाने में हर प्रांत के पुरुष और महिलाओं को की भागीदारी हो। तो इस काम के लिए क्या किया गया, सन 1946 में एक संविधान सभा बनाई गई। इसमें क्या किया गया, इसमें कितने लोग थे? 389 लोग थे, जो भारत के हर प्रांत से आए थे, हर जगह से आए थे वो लोग। कुछ लोग जिनके नाम आप सुने भी होंगे, जैसे सरोजनी नायडू हैं, विजय लक्ष्मी पंडित हैं, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे, उसमें जवाहरलाल नेहरू थे, एच.वी. कामत थे। इस सभा के जो संविधान सभा बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे प्रथम राष्ट्रपति भी हुए स्वतंत्र भारत के, है ना। तो इस तरह से सब जगह के लोगों को बुला करके संविधान सभा बनाई गई। उसमें सब सोचा गया कि क्या क्या नीति, कैसे शासन व्यवस्था बनाई जानी है, कैसे कानून किया जाना है। सबने अपने सुझाव दिए। इन सुझावों के बाद में जो कंक्लूजन निकला, तो उससे ये हुआ कि अब इसका प्रारूप कौन बनाए। भाई ये तो सोच लिया गया ये चीज होनी चाहिए, अब उसको लिपिबद्ध, एक क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाएगा। कहीं होना भी तो चाहिए लिखित रूप में। तो उसके लिए क्या बनाई गई, एक प्रारूप समिति। तो उस प्रारूप समिति को दे दिया गया संविधान को लिखने का काम। और इस सब प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो अब आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान सभा बुलाई गई थी जिसमें सबने सुझाव दिए थे, उसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर। और जो प्रारूप समिति थी, जो लिखने का कार्य किया गया था, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए दोनों अलग चीजें हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को स्वतंत्र भारत के संविधान को स्वीकार किया और 26 जनवरी 1950 को ये बन करके तैयार हो गया था, लागू हो गया था। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान क्या हो गया था? बन गया था। और इसको लागू कब किया गया है? इसको लागू किया गया है 26 जनवरी 1950 में। संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। तभी से 26 जनवरी को हम क्या कहते हैं? गणतंत्र दिवस। उस दिन से हम गणतंत्र दिवस गणतंत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि गण माने लोग, तंत्र माने व्यवस्था, लोगों की व्यवस्था हो गई। ये व्यवस्था किसने बनाई? हर प्रांत के लोग आके बनाए,
हर प्रांत के, हर जगह के लोगों ने सुझाव दिया ना। तो इसकी व्यवस्था, गण माने होता है लोग, तो गणतंत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि जो संविधान बना वो किसने बनाया? लोगों ने बनाया। तंत्र माने होता है व्यवस्था, तो कैसी व्यवस्था बनी? गणतंत्र, जनता के द्वारा बनी, तो इसलिए इसको गणतंत्र कहते हैं। और उस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और जो 15 अगस्त है वो स्वतंत्रता दिवस है। उस दिन हम क्या हुए थे? स्वतंत्र हुए थे। और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? हमारा संविधान लागू हुआ। मतलब हम एक गणतंत्र, लोगों की व्यवस्था में जुड़ गए कि अब इस व्यवस्था का पालन हमको करना है। तो अब हम देखते हैं कि आपने शायद कभी किसी को यह कहते भी सुना होगा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो लोकतांत्रिक का भी अर्थ क्या है? लोक मतलब लोग, तांत्रिक मतलब एक व्यवस्था, तो लोगों की व्यवस्था। इसका मतलब है सरकार बनाने और बदलने में सभी लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, है ना। अपने मन से सरकार कोई नहीं बना सकता, जनता जिसको चाहेगी उसको सरकार बनाएगी, सब जनता का काम। तो लोकतांत्रिक देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितने भी ऊंचे पद पर हो, अपने मन से काम नहीं कर सकता कि वो राष्ट्रपति है तो जो चाहे वो कर ले, प्रधानमंत्री है जो चाहे वो कर ले, नहीं। यहाँ तक कि पूरी सरकार भी अपनी मनमानी नहीं कर सकती। जिस देश में लोकतांत्रिक सरकार होती है, मतलब जनता के चुनती है सरकार को, वहाँ एक संविधान होता है। वहाँ पर क्या, उसका संविधान होता है। और संविधान में क्या लिखा रहता है? देश के कामकाज करने के बारे में पूरी जानकारी। तो उसी के अनुसार ही उस सरकार को काम करना पड़ता है। देश के प्रत्येक नागरिक को संविधान के अनुसार ही काम करना पड़ता है। और संविधान में यह भी लिखा गया है कि यदि कोई भी गैर संवैधानिक यानी संविधान में लिखी बातों का खिलाफ करता है काम, तो उसको सजा दी जाएगी, दंड दिया जाएगा। तो इस तरह से हम अपनी मनमानी नहीं कर सकते। एक संविधान, एक समझ लीजिए इस तरह से कि कोई आपसे पूछे कि संविधान क्या है, तो आप ये कह सकते हैं कि संविधान एक पुस्तक है, एक किताब की तरह है। और उसमें लिखा क्या है? उस पुस्तक में हमारे देश को चलाने के लिए नियम कानून लिखे गए हैं। उसी के तहत रहकर जो भी सरकार आएगी, जिस भी सरकार का चुनाव होगा, उसको संविधान में जो नियम लिखे हुए, संविधान में जो बातें लिखी हैं, उन्हीं के अनुसार ही सरकार चलाना पड़ेगा। कोई भी अपनी मनमानी नहीं कर सकता। और अगर संविधान की अवहेलना करता है तो उसके लिए भी न्यायपालिका, उसके लिए भी दंड निर्धारित है। तो हर व्यक्ति, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो, उसी के दायरे में आता है। तो अब आपको समझ में आ गया कि संविधान एक पुस्तक है जिसमें देश के नियम और कानून लिखे हैं। सीधी सी परिभाषा। कोई पूछे संविधान क्या है? संविधान एक पुस्तक है जिसमें देश के नियम और कानून लिखे हैं। अब आती है बात कि हमारा संविधान, अपने संविधान के बारे में जाने कि इसमें क्या है। तो जो भारतीय संविधान है एक लिखित एवं विशाल संविधान है, लिखा हुआ है। कई जगह के संविधान अलिखित भी हैं, बस मौखिक भी हैं। तो हमारा भारतीय संविधान जो है लिखित एवं विशाल संविधान है, बड़ा है। इसमें आवश्यकता पड़ने पर संशोधन और परिवर्तन भी किया जाता है। लचीला संविधान है भाई। उस समय जो परिस्थितियां थी वैसा बनाया गया, और आगे जाकर के परिस्थितियां चेंज हो सकती हैं, तो उसमें परिवर्तन करने के भी नियम कानून बनाए गए हैं कि अगर आपको समाज के हित के लिए कोई चीज लगती है तो आप उसको बदल सकते हैं। मूल संविधान में कुल 22 भाग है और 395 अनुच्छेद हैं। जो संविधान है इसमें 22 भाग हैं, चैप्टर हैं, और 395 अनुच्छेद हैं, और 8 अनुसूचियां थी पहले, जो अब बढ़कर कितनी हो गई हैं? 12 हो गई हैं। तो अब हम देखें कि हमारी संविधान की जो प्रस्तावना है, जो इंट्रोडक्शन है, उसमें क्या लिखा है उसको समझें। हमको प्रस्तावना समझना बहुत जरूरी है कि हमने ये संविधान किस उद्देश्य से बनाया, क्या बता रहा है ये संविधान, है ना। तो हम देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि संविधान की प्रस्तावना दी हुई है कि हम भारत के लोग, हम सभी भारत के लोग भारत को क्या बनाना चाहते हैं? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब प्रभुत्व संपन्न मतलब, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब, प्रभुत्व मतलब प्रभु माने जानते हैं आप भगवान, प्रभुत्व संपन्न मतलब सबसे बड़ा कौन है? हम लोग किसको मानते हैं? भगवान को। तो हमारा राज्य भी कैसे हो? सर्वे सर्वा हो। किस मामले में सर्वे सर्वा हो? प्रभुत्व संपन्न हो, माने हर करने का अधिकार हो। आंतरिक एवं बाहरी मामलों में वो अपने देश में कौन से नियम कानून चलाएगा और दूसरे देशों के संग कैसा व्यवहार करेगा, आचरण करेगा, इसके लिए वह पूरी तरह से स्वतंत्र है। इसलिए भारत को क्या कहते हैं? प्रभुत्व संपन्न राज्य।
तो पहला हमारा प्रस्तावना में लिखा है कि हम भारत को कैसा राज्य बनाएंगे, आपको समझ में आ गया, प्रभुत्व संपन्न। दूसरा समाजवादी। समाजवादी का मतलब, समाजवादी का अर्थ होता है कि सरकार लोगों की आर्थिक स्थिति में समानता लाने का प्रयास करेगा, ऐसी व्यवस्था करेगा ये संविधान कि समाज में ऐसा ना हो कि कई लोग बहुत अमीर हो, कई लोग बहुत गरीब हो। सबकी आर्थिक स्थिति, जो धन संबंधी स्थिति, सभी को अपना जीवन यापन चलाने के लिए उसके पास उतना धन होना चाहिए, उसकी व्यवस्था करना, उसको रोजगार दिलाना, ये सरकार का, संविधान का कर्तव्य है। तो हमारा कैसा रहेगा, भारत के लोग कैसा बनाना चाहते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। पंथ, इन शब्द का अर्थ आपको याद समझना चाहिए, क्योंकि प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब है, प्रभुत्व से समझ लीजिए कि सर्वे सर्वा हो हमारा देश अपने मामलों में, आंतरिक और बाहरी। समाजवादी का मतलब समाज एक बराबर हो, है ना, ज्यादा उसमें अंतर ना हो कि कुछ लोग ज्यादा अमीर। और पंथ निरपेक्ष, इसी शब्द से आप समझेंगे तभी नहीं भूलेंगे। पंथ मतलब रास्ता, निरपेक्ष पक्ष मतलब किसी के पक्ष में होना, निरपक्ष मतलब किसी के पक्ष में ना होना। तो किसी भी पंथ के पक्ष में नहीं है। पंथ मतलब रास्ते, रास्ते किस चीज के, धर्म के। हम अपनी मंजिल तक किसी भी तरह से, कुछ लोग, हिंदू लोग पूजा मंदिर में जाके करते हैं तो अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं, मुस्लिम लोग हैं उनका अलग तरीका है, अपने धर्म को पालन करने का अलग रास्ता है, क्रिश्चियन का अपना अलग है। तो हम किसी भी रास्ते के पक्ष में नहीं है। हमारा जो भारत देश है, पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि राज्य किसी भी विशेष धर्म को राज्य धर्म नहीं मानता, कि हिंदू धर्म राज्य धर्म है, मुस्लिम धर्म राज्य धर्म, नहीं। वो सबको समान मान्यता देता है, सभी धर्मों के संग उसका व्यवहार क्या है, समान, और सबको अपने अपने धर्म मानने की स्वतंत्रता भी देता है। तो हमारा देश कैसा, पंथ निरपेक्ष, किसी भी एक धर्म के पक्ष में नहीं है। कई देशों में उनका अपना एक धर्म होता है ना, ईसाई धर्म कई देशों में चलता है, दूसरे धर्म नहीं मान सकते वहाँ के लोग, उनको मजबूर किया जाता है इसी धर्म को मानो। तो हमारे भारत देश में ऐसा नहीं है, वो पंथ निरपेक्ष है, मतलब वो किसी भी धर्म के पक्ष में नहीं है, किसी भी रास्ते को कोई भी अपना सकता है। अब आता है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इससे क्या मतलब है, तो जो भारत की सरकार है वो जनता के लिए तथा जनता द्वारा चुनी जाती है ना, जनता ही बना रही हो जनता के लिए, इसलिए इसको क्या कहते हैं, लोकतंत्रात्मक राज्य। तो जो भारत का राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति भी है, वो वंशानुगत ना होकर निर्वाचित, हम लोग राष्ट्रपति को भी चुनते हैं, इसलिए गणराज्य है। नहीं तो अगर राष्ट्रपति को ना चुने, वंश के अनुसार हो जाए तो राजधर्म आ जाए, राजतंत्र आ जाए। तो हमारा भारत को गणराज्य भी कहा जाता है और लोकतंत्रात्मक, जनता ही सरकार को चुनती है जनता के लिए, और जो राष्ट्रपति होता है उसको भी जनता चुनती है, इसलिए लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहा जाता है। तो इस तरह से हमने प्रस्तावना देखी कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, आप समझ में आ गया आपको इनका अर्थ कैसा बनाना है, बनाने के लिए मतलब ऐसा राज्य रहे हमारा, ऐसा भारत देश रहे हमारा, है ना, तथा उसके समस्त नागरिकों को, और नागरिकों को क्या देना है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, समाज में उनकी समान स्थिति हो, हर जगह जा सके, आर्थिक स्थिति उनकी समान हो, वो राजनीति में भी सक्रिय हो सकते हैं, अपने न्याय विचार उनके संग न्याय भी होगा हर क्षेत्र में, अभिव्यक्ति माने उनको बोलने की स्वतंत्रता है, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता की भावना को सुनिश्चित करने वाली बंधुता, ऐसी चीजें हो जिससे व्यक्ति के अंदर राष्ट्र के प्रति एकता और अखंडता की भावना बढ़ जाए। बंधुता बढ़ाने के लिए हम दृढ़ संकल्प है, हमारे संविधान में ये चीज को महत्व दिया गया है। ठीक है, अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। हमने अपने ऊपर ही अपने संविधान को ले लिया कि आज से हम इन सब बातों का ध्यान रखेंगे और ऐसा देश को चलाएंगे। तो ये है हमारी संविधान की प्रस्तावना। अब आते हमारे संविधान में एक मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं। उसके पहले हम जान ले, एक मानव अधिकार होता है जो हर मानव को जन्म से मिल जाता है और जीवन भर उसके संग चलता है, चाहे व्यक्ति किसी भी सामाजिक, आर्थिक स्तर का हो, किसी भी जाति का हो, उसको मानव अधिकार प्राप्त है।
10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी। इसलिए 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस। आपसे कोई पूछ सकता है, अभी बहुविकल्पीय प्रश्नों का हम क्विज तैयार करेंगे, इसके बाद उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। आपको क्विज जरूर देना है, उससे आप ऑनलाइन टेस्ट देना सीख जाएंगे और आपको चैप्टर समझ में भी आ जाएगा। तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अब हम देखते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार क्या है। ये मौलिक अधिकार क्या है? हर व्यक्ति को कुछ मूल अधिकार है, मतलब उसका हनन नहीं कर सकते। वो क्या, देखिए आपने भी गांव, शहर, टोले, मोहल्ले सभी जगह छोटे छोटे अपनी बातें कह सकते हैं ना किसी से भी, और हम कहीं देश प्रदेश में जा भी सकते हैं, हमको कोई रोकता टोकता नहीं है। अगर ऐसा ना होता तो क्या होता, है ना? तो इस तरह से हम सभी मनुष्यों को जन्म से ही कुछ अधिकार मिले हैं, जिनको क्या कहते हैं? मानव अधिकार। और हमारे संविधान में 7 तरह के मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो कि हर व्यक्ति को प्राप्त है। कैसे अधिकार? देखिए, पहला है समानता का अधिकार। संविधान के अनुसार ये समानता का अधिकार है, मौलिक अधिकार है। ये सब हम आपको अब, हाँ, पहला है समानता का अधिकार। संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के साथ समान रूप से व्यवहार करेगा। संविधान जो है हर नागरिक, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी जाति धर्म का हो, उसको हर जगह जाने की, आने की समानता है, अधिकार प्राप्त है। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। व्यक्ति को विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। नागरिकों को कोई भी सम्मेलन करने की, कहीं भी जा सकते हैं, अपनी बातें कह सकते हैं, किसी से कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, सब स्वतंत्रताएं दी गई हैं। और इसके साथ ही शिक्षा का अधिकार। वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ दिया गया है, जिससे 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो इस तरह से हमारा एक अधिकार और जुड़ गया, शिक्षा का अधिकार। अगला आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये अधिकार इस तरह से है कि किसी भी व्यक्ति के संग आप शोषण नहीं कर सकते हैं। अगर आप शोषण उसके संग अत्याचार करते हैं, कैसा शोषण कि मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को बिना मजदूरी, नियत से कम मजदूरी या खराब परिस्थितियों में जबरदस्ती काम आदि नहीं कराएंगे, तो इसके विरुद्ध वो कानून में जा सकता है। इस तरह से बाल अधिकार भी आपको प्राप्त हैं। उसके लिए आपको उचित देखभाल मिले, स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, शिक्षा की वो मिले, है ना? इस तरह से आपको धर्म की स्वतंत्रता है। जो व्यक्ति जो धर्म चाहे वो स्वतंत्र उस धर्म को अपना सकता है। अगला है आपका संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। तो आपको अपनी संस्कृति, आप जिस भी धर्म, शिक्षा, संस्कृति को अपनाना चाहें और उसका प्रचार प्रसार, उसको बढ़ावा दे सकते हैं। 6वां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि कहीं पर भी आपके अगर कोई मौलिक अधिकार को हनन करता है या उसका छीनता है, तो आप उसके लिए न्यायालय में जा सकते हैं। और सरकार का यह कर्तव्य है कि वह नागरिकों को मौलिक अधिकार की रक्षा करे। तो इस तरह से ये आपके मौलिक अधिकार थे। इसके संग सरकार राज्य की नीति निर्देशक तत्व भी दिए गए हैं, जो राज्यों को निर्देश देते हैं कि आप अपनी जो भी नीतियां बनाइए, इन कुछ बातों को ध्यान में रखकर बनाइए कि सभी लोगों का विकास हो, सभी को काम के अवसर प्राप्त हो, है ना? सभी, किसी के संग भेदभाव ना हो, सभी को रोजगार मिले, सभी को पर्यावरण की रक्षा करें, सभी उसका प्रयास करें। और इसके साथ साथ जब मौलिक अधिकार दिए गए हैं तो कुछ मौलिक कर्तव्य भी हैं हमारे अपने देश के प्रति, कि देश की अखंडता, मतलब संविधान का पालन करें, उसके आदर्श संस्थाओं को, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करें, है ना? भारत की संप्रभुता, एकता की रक्षा करें। तो इस तरह से हमको मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य भी जानना। 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, जिनको हमको जोड़ना। हर माता पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के अपने बच्चों, अपने पाल्य को शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करे। यह कर्तव्य 2002 में संविधान में जोड़ा गया। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य आपस में जुड़े हैं। हमने अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों पर भी ध्यान देना चाहिए। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर समाप्त